देखो लास्ट क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे बच्चे लोग। सिलेबस क्या क्या था बीकॉम 5th सेमेस्टर का। तो सिलेबस में दो ऐसा था, दो था आपका कोर पेपर, है ना। कोर पेपर मतलब हो गया आपका ऑनर्स पेपर। क्या क्या था कोर पेपर में? 1 नंबर में था प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं POM, और 2 नंबर में क्या था? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, यस। तो 2 था। तो ये जो 2 है आपका जो कि ऑनर्स पेपर, इसमें ये तो पूरा थ्योरी था, और ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये प्रैक्टिकल है। और हम ये भी लिखवाए थे कि प्रैक्टिकल में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे सब वो टॉपिक देखो लिखा हुआ है। तो पहला इंट्रोडक्शन है, ये पूरी तरह से थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर हम बाद में कराएंगे आप लोगों को। आज हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकल में भी क्या? कैपिटल बजटिंग चैप्टर नंबर 2। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो है अभी ये चैप्टर स्टार्ट होगा। और हम उससे पहले बता दें कि हम ये पूरी तरह से सिलेबस लिखवा दिए थे और बोल दिए थे इसको कॉपी में अच्छे से उतार लेने हैं। अब देखो वर्चुअल में हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं कि आप उतार भी रहे हैं या नहीं, कितना पढ़ने प्रति ध्यान है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि उतार लिए होंगे। अगर उतार रहे हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना आप भी करिए। तो ये जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है आज हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें इतना सारा टॉपिक है, पे बैक से लेके वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। आज हम लोग पे बैक टॉपिक को पढ़ेंगे। अब ये समझते हैं ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को बनाया क्यों गया है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है। देखो उससे पहले हम और भी बता दें, अगर बुक खरीदना है पूरी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो ये बुक ले सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बुक है। राइटर कौन है? सुब्रतो कार और निमाई बगची, ठीक है। इसका बुक आप ले सकते हैं। आसनसोल या रानीगंज के मार्केट या दुर्गापुर के मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। दे बुक कंसर्न है पब्लिशर का नाम, आप पढ़ लेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करने से पहले जरा ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पे फोकस करते हैं। ग्राफ में हमें सीखना क्या क्या है, देखो सब कुछ ग्राफ में बता दिया गया है। ग्राफ समझ जाओगे तो पूरा समझ गए। क्या है यहाँ पे कि मेथड ऑफ अप्रेजल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो कहीं पे भी हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलो कि हम कोई नया प्लांट लगाएं या नया मशीन खरीदें और उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया। हम जस्ट एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, ये बस एग्जाम्पल है, आगे करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो भाई ये तो चेक करेंगे ना कि मेरा ये 1 लाख कितने सालों में रिटर्न आ जाएगा। 2 साल में रिटर्न आएगा ना, 5 साल में आएगा ना, 10 साल में आएगा, ये तो चेक करना होगा। जितना पहले रिटर्न आ जाए उतना बढ़िया, जितना लेट होने लग जाएगा उतना खराब। तो पहले मुझे क्या चेक करना है कैपिटल बजटिंग में कि अगर कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितने सालों में मेरे पास पैसा रिटर्न आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बस एग्जाम्पल था। उसके बाद ये भी तो देखना है कि जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से जो पैसा रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। मान लो हम कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, और ये 1 लाख रुपए से जो मुझे फायदा मिला है वो 3 सालों तक फायदा हुआ है, जिसमें पहला साल मुझे इनकम प्राप्त हुआ है बाबू 50,000, दूसरा साल जो इनकम हुआ है वो हुआ है 60,000, और तीसरे साल का जो इनकम है वो हुआ है फिर से मान लो 40,000। तो देखो 3 साल में मेरे पास कितना इनकम आ गया? 3 साल में इनकम आ गया 1.5 लाख रुपए। तो ये तो मेरे लिए फायदे का हुआ, क्योंकि हम इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए और पैसा कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए, फायदा हुआ। तो ये पूरा तरह से कैपिटल बजटिंग में कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितने समय में वो मेरा पैसा रिटर्न आ जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर बेस है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में क्या क्या सीखेंगे कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वो पैसा कितने समय में रिटर्न आ जाएगा, यही सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखो अब ग्राफ में आ जाते हैं। ग्राफ क्या क्या है? ग्राफ ये है, आप इसको उतारेंगे घर में, जो पूरा चार्ट टाइप बना दिया है तो उतारेंगे घर में। तो इसमें चार्ट में ये लिखता है कि जो हमें यहाँ पे सीखना है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल के ऊपर सीखना है। मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें या ना करें मतलब कहीं पे पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसका अप्रेजल होगा कि नहीं होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो ये कौन कौन से बात पर डिपेंड करता है। तो भाई इसका 2 मेथड है आपको ये निकालने के लिए कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ये देखो ये पहला है, आप कॉपी में उतारेंगे बढ़िया से, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। पहला में क्या है? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये नॉन डिस्काउंटेड क्या होता है सर? समझेंगे धीरे धीरे सब समझेंगे, एकदम अकबकाना नहीं है, कॉपी में पहले आराम से उतार लेना। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो है एक, और एक है डिस्काउंटेड वाला, ठीक है। नॉन डिस्काउंटेड के अंदर आता है पेबैक मेथड। ये देखो ए नंबर है और ये बी नंबर है। क्या क्या आता है? पेबैक, पहला है पेबैक पीरियड मेथड, और दूसरा क्या है? दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो आपके था ना वहां पे हम लिखवाए भी थे सिलेबस में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर शॉर्टकट में इसको ARR बोलेंगे, ठीक है।
और फिर डिस्काउंटेड के अंदर क्या क्या आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है, IRR आता है ना, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। मतलब 4 इधर का और 2 उधर का मिला के टोटल 6 पढ़ना है इस चैप्टर में। 6 पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। तो ये नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड होता क्या है, तो हम आपको डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं। यहाँ पे जरा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखो, मान करके चलो कि किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। सुनना है, किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो 1 लाख है ना, वो रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा मतलब मेरा कमाई होगा। कमाई कितना होगा, तो यहाँ ईयर लिख रहे हैं बाबू, ईयर है और यहाँ इनकम है। तो हम मानते हैं कि ईयर 1 में, मतलब 1 साल के लास्ट में, 1 साल के बाद में, अंत में एकदम कमाई हुआ है मेरा, ध्यान से सुनना है, कमाई हुआ है 40,000। फिर दूसरे साल के भी अंत में कमाई हुआ है 30,000। तीसरे साल के अंत में कमाई हुआ है 20,000 और चौथे साल में कमाई हुआ है 10,000। पांचवें साल में कमाई हुआ है 8,000। छठे साल में हुआ है 2,000। तो तुम अगर टोटल जोड़ करके देखो तो तुम्हारा कमाई हो रहा है 1,10,000। मतलब अगर हम इस बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा कमाई कितना हो जाएगा, 1,10,000। कितने सालों में, 6 सालों में। तो तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो प्रॉफिट का सौदा है। देखिए ना, अभी 1 लाख लगाए और 1,10,000 आ गया 6 सालों में, तो 10,000 का तो कमाई हो गया ना। एकदम सही, ये कमाई हो गया 10,000 का। लेकिन एक पल के लिए सोच के देखो कि तुम्हारा 1 लाख रुपए तो आज लग गया और कमाई तुम्हें ये मिल रहा है 1 साल बाद, ये मिला 3 साल बाद, ये 2 साल बाद, ऐसे मिल रहा है। सॉरी, 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद, ऐसे मिल रहा है। तो क्या ये 1,10,000 सच में 1,10,000 के बराबर होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 6 साल बाद अगर मुझे 2,000 रुपए मिलता है तो क्या वो 2,000 आज के 2,000 के वैल्यू के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो मनी का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। हम लोग सुने होंगे अपने बाप दादा लोगों से कि हम लोग के समय में ना इतना 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 कम पैसा में इतना सामान मिल जाता था, और आज इतना सारा पैसा देने के बाद भी उतना सामान नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पापा बोलते हैं कि हमारे समय में तो 50 पैसा केजी दूध था, या 1 रुपये केजी दूध था, चावल था 1 रुपये केजी, ऐसा था। तो वो पहले 20 साल 30 साल पहले। और ये समय के साथ साथ क्या हुआ, वैल्यू कम गया नोट का, और आपका जो सामान सस्ता में मिलता था वो सामान महंगा हो गया। तो ये जो इफेक्ट आया, इसके कारण जो आज के बाद मुझे 6 साल के बाद जो मुझे 2,000 मिलेगा, क्या सच में 2,000 के बराबर रहेगा क्या? नहीं, उसका वैल्यू कम चुका होगा। अगर आज के बाद, अगर 6 साल के बाद आपको कोई 2,000 रुपया दे दे और आज 2,000 रुपया दे दे, क्या दोनों एक ही होगा क्या? अलग अलग होगा ना। 6 साल के बाद जो 2,000 मिलेगा वो 2,000 हो सकता है 1,500 रुपया के बराबर हो जाए आज के हिसाब से। ठीक है, तो डिस्काउंटेड में क्या किया जाता है, ये जो इन्फ्लेशन आया ना, इन्फ्लेशन आया, इस इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा जाता है। ये जब हम इन्फ्लेशन का ध्यान रखेंगे तो उसको डिस्काउंटेड सब मेथड हो जाएगा, और अगर हम ये इन्फ्लेशन को ध्यान ना रखें तो इसको हम लोग नॉन डिस्काउंटेड मेथड बोल देंगे। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन टॉपिक के ऊपर जो भी है वो हम लोग उसके ऊपर तो बाद में चर्चा करेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन डिस्काउंटेड वाला, यानी कि नॉन डिस्काउंटेड मेथड के भी अंदर कौन सा मेथड पढ़ना है आज, नॉन डिस्काउंटेड मेथड तो पढ़ना ही है। उसके अंदर में पेबैक पीरियड मेथड पढ़ेंगे। देखो ना, नाम में ही है पे बैक, कितना समय में मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मुझे रिटर्न मिल जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पे बैक। तो देखो फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला उतार लेना। फॉर्मूला क्या है, पेबैक पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला। तो तुमसे हम एक बात पूछते, कितना आसान है, इसमें तुम मतलब हंसते हंसते सीख जाओगे। तुम किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ध्यान से सुनना, किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और हर साल यानी कि एनुअल, तुम्हें एनुअल जो इनकम आ रहा है वहां से, एनुअल इनकम आ रहा है 20,000 रुपया। एनुअल इनकम आ रहा है 20,000। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर एनुअल इनकम 20,000 आ रहा है तो ये 1 लाख रुपए कितने सालों में तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या आसान है, इसमें क्या हार्ड है। सॉरी, अगर 1 लाख रुपए कहीं लगा रहे हैं और 20,000 रुपये रिटर्न आ रहा है, मतलब 5 सालों में मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा मेरा 1 लाख, और इसके बाद भी अगर उस प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा तो वो सारा मेरा कमाई होगा। बिल्कुल सही, देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो। लिखता है ऊपर में क्या लिखना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और नीचे में क्या लिखना है, एनुअल कैश फ्लो। मतलब ऊपर में बैठा दो 1 लाख
और नीचे बैठा दो 20,000, तो तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा 5 साल। इसका मतलब जो भी तुम पैसा लगाए हो वो पैसा 5 साल में तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। इसी का नाम है पे बैक पीरियड। पे बैक, कितने सालों में मेरा पैसा जो है सो पे हो जाएगा। अब इसमें होता यह है कि एनुअल कैश फ्लो का मतलब हुआ कि मेरे पास एनुअली मेरे हाथ में कितने रुपए का कैश आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कैश कितना आएगा वो ना बता करके प्रॉफिट बता देता है क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बताए तो तुम्हें उसमें डेप्रीसिएशन को वापस से ऐड कर देना है और ऐड करके कैश फ्लो निकालना है। अब ऐसा क्यों, तो देखो जब लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल करके आता है सबसे एंड में, टू नेट प्रॉफिट करके लिखते थे, तुम्हें भी याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो प्रॉफिट ही तो एक तरह से मेरा इनफ्लो है, प्रॉफिट ही तो एक तरह से मेरा क्या है, इनफ्लो है। तो हम लोग प्रॉफिट को ही इनफ्लो मानते हैं। लेकिन बात ये है कि जो प्रॉफिट जो आया है ना वो सारे खर्चों को लेस करके आया है, उन खर्चों को भी घटा दिए हैं जिस खर्चे के कारण सही में मेरे पास से कैश बाहर नहीं गया था। जैसे क्या डेप्रीसिएशन होने से मेरे पास से कैश बाहर जाता है क्या, नहीं जाता है ना, ये तो इंटरनल ट्रांजेक्शन है। डिप्रेशन खर्चा है लेकिन उस खर्चा के कारण पैसा बाहर नहीं जाता है, इसलिए उस खर्चा को वापस से ऐड कर देना है ताकि एनुअल इनफ्लो मेरा आ जाए। तो यहाँ से एनुअल इनफ्लो मिल जाएगा। अब देखो सवाल में आते हैं सीधा सीधा। सबसे बेस्ट रहेगा अगर किताब खरीद पा रहे हो तो सबसे बढ़िया, नहीं खरीद पाते हो तो जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम के लिंक में डाल देंगे, तुम जाके वहां पे डाउनलोड कर लो और उसके बाद प्रिंट आउट करा लो। देखो सवाल बनाना शुरू करते हैं। पहला मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं पे बैक पीरियड मेथड, और याद रखना है ये नॉन डिस्काउंटेड अभी सीख रहे हैं, अभी एक भी डिस्काउंटेड मेथड नहीं सीख रहे हैं। डिस्काउंटेड मेथड तब बनाएंगे जब इन्फ्लेशन का ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग नॉन डिस्काउंटेड मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। नॉन डिस्काउंटेड मेथड में पहला जो है वो है पे बैक पीरियड मेथड, और ये पे बैक पीरियड मेथड को तुम अपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, बाकी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पे बैक पीरियड, ठीक है, PBP ऐसे लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, याद करना है फॉर्मूला। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब शुरुआत में तुम कितने रुपए लगाए और डिवाइड मार देना है कि एनुअल कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, एनुअल कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो वो बना रहे हैं, क्या लिखता है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का, 2 लाख का तुम्हें पैसा लगाना होगा शुरू में, और इससे कैश इनफ्लो कितना होगा हर साल होगा 25,000। तो कितना आसान हो गया बोलो, तुम्हें शुरुआत में लगाना है 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख लगाना है बाबू यहाँ पे, और तुम्हारे पास जो हर साल इनकम आएगा, आई मीन रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आएगा 25,000 का। तो तुम बताओ भाई कितने सालों में तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो आंसर है 8 ईयर्स, 8 सालों में पैसा वसूल। क्या हार्ड है इसमें, कोई भी हार्ड नहीं है ना। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसको मिटाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखता है इसमें ध्यान से सुनना है। दूसरा क्वेश्चन में लिखता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायर है एनुअल इन्वेस्टमेंट, यहां भी इन्वेस्टमेंट होगा 4,80,000 का, लेकिन जो मेरा इनकम आएगा हर साल, यानी कि जो कैश इनफ्लो आएगा, कैश फ्लो मतलब यहाँ कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो आएगा वो पहला साल 80,000 आ रहा है, दूसरा साल 70, तीसरा साल 90, ऐसा करके आ रहा है। तो तुमसे फिर वही पूछा है कि तुम बताओ पे बैक पीरियड, माने कितना साल में तुम्हारा पैसा जो है सो वसूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बनाते हैं, वर्किंग करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तुम यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे ईयर, और यहाँ लिखो एनुअल कैश फ्लो, हम शॉर्ट में ACF लिख रहे हैं, ये एनुअल कैश फ्लो है, तुम पूरा लिखना। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल है ना, 4 साल, 5 साल ऐसे है। पहला साल कितना आएगा 80,000, दूसरा साल कितना कमाई होगा मेरा 70,000, कमाई है इनफ्लो एक ही बात हुआ है ना। तीसरे साल का कमाई कितना हो रहा है 90,000, चौथे साल का कमाई 1 लाख, इस तरह से कमाई आ रहा है। 5वें साल का कमाई 1,20,000, और तुमने अच्छा और भी है 6, 7, 8 सब है, तुमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था। देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आउटफ्लो होता है ना, तो तुम आउटफ्लो लिख सकते हो, कैश का आउटफ्लो 4,80,000, या तो लिख सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग सीखे हैं पहले। तो इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है 4,80,000, और तुम्हारा कमाई कितना आ रहा है इतना आ रहा है, और लिखते हैं 6 नंबर वाले साल में कितना आएगा पैसा 1 लाख आ रहा है ना, छठा साल में 1 लाख। फिर उसी प्रकार 7वां साल है, आगे बढ़ते जाना है, 7वां साल में 80,000 का इनकम आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था एनुअल कैश फ्लो, एक और कॉलम बना लो और यहाँ लिख दो क्यूमुलेटिव, ध्यान से सुनना है, ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव आराम से लिखना, मेरे पास स्पेस कम है
इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में करना क्या है, जोड़ते जाना है। देखो पहला साल कितना 80,000, ध्यान से सुनना है। दूसरा साल कितना 70,000, तो 80,000 पहला साल का और दूसरे साल का 70,000 अगर हम जोड़ दें तो दूसरा साल तक मेरे पास 1.5 लाख का कमाई आ चुका था। तीसरा साल में फिर से 90,000 आया, अगर इसको भी जोड़ दें तो 2,40,000 का कमाई मेरे पास आ चुका था तीसरा साल तक। अगर चौथा साल का 1 लाख भी जोड़ दें तो 3,40,000 का कमाई मेरे पास हो चुका था तीसरा साल का। देखो मुझे क्या करना है, बस जोड़ते जाना है। क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ते गए। कब तक जोड़ेंगे सर? अरे तब तक जब तक कि मेरा पैसा वसूल ना हो जाए। कितना पैसा लगाए थे? 4,80,000। 4,80,000 वसूल तो होने दो, अभी 3,40,000 में ही है। उसके बाद 5वां साल में 1,20,000 और कमाए हैं, इसको भी जोड़ देते हैं तो 4,60,000 तो हो गया। देखो 4,60,000 तक तो वसूल हो गया। 5वां साल तक मेरा पैसा 4,60,000 वसूल हो गया। छठा साल में और कितना मुझे कमाई चाहिए कि मेरा पैसा वसूल हो जाए? तो 4,60,000 तो वसूल हो ही चुका है, और 20,000 चाहिए ताकि 4,80,000 हो जाए। तो और 20,000 कहाँ से मिलेगा? वो और 20,000 मिलेगा छठा साल से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें 5 साल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कुछ और टाइम लग जाएगा ताकि और 20,000 आ सके। लेकिन देखो छठा साल में तुमने कितना कमा लिया? 1 लाख, और मुझे चाहिए कितना? 20,000। तो देखो यहाँ पे बैक पीरियड कैसे निकालना है, पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। देखो 5 साल तो लगेगा ही लगेगा, है ना, क्योंकि 5 साल तक तुम्हारा कमाई कितना आ रहा है? 4,60,000। मुझे और कितना कमाई चाहिए? 20,000, क्योंकि 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो 20,000। और छठा साल में कमा कितना लिए? छठा साल में कमा लिए हैं हम लोग 1 लाख, तो हम लोग 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे, 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो भी आंसर निकल के आएगा ये पॉइंट में निकल करके आएगा, और इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो करते हैं 5 प्लस, ध्यान से सुनना है, इससे ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में। और 5 से जब इधर हम लोग 12th को काट देंगे, 5 से जब 12th को हम लोग काट देंगे तो आई थिंक 2.4 आ रहा है। 2.4। अच्छा एक काम करते हैं, काटना वटने का छोड़ो, ये 12 से मल्टीप्लाई करने का सिस्टम हटा देते हैं। रुको, अब देखो काट के कितना आया यहाँ पे? 1/5। 1/5, तो 1/5 को जोड़ लेना इसके साथ, तो 5 होल, आई थिंक 5 होल 1/5 ईयर आ जाएगा। मैंने इतने सालों में तुम्हारा पैसा जो है तो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तुमने जितना भी पैसा लगाया था 4,80,000, वो इतने सालों में रिटर्न हो जाएगा। चलो एक और करते हैं, बस उसके बाद हम लोग होमवर्क दे देंगे और घर में बना लेना। एक कौन सा किया जाए? अच्छा देखो यहाँ पे आंसर भी दिया है बाबू, आंसर ला लोगे। 5.2 है, तो ये जो 5.2 आ रहा है ना, ये जो अगर आप इसको डिवाइड मारेंगे 1/5 करेंगे ना डिवाइड, तो वो 5.2 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही बात है। चलो एक और किया जाए, और एक करते हैं, कौन सा करें? हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ही करते हैं ना, 3 या 4 में कोई एक 3 ही करते हैं, बाकी 4 आप बना लीजिएगा। 3 में क्या लिखता है? 3 में लिखता है कि ए प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायर है इनिशियल कैश आउटफ्लो, 16 लाख का पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इससे जो जनरेट होगा इनकम, एनेबल प्रॉफिट, वो कितना आएगा? 4 लाख, हर साल 4 लाख। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है, और हमने क्या कहा था? डेप्रीसिएशन घट चुका है तो वापस से ऐड करना पड़ेगा। ऊपर में सीख के आए हैं तो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और डेप्रीसिएशन कौन सा मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से, बट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो मेरा इनकम है 4 लाख, ये 4 लाख इनकम में डेप्रीसिएशन तो घटा हुआ है 10%, लेकिन टैक्स घटा हुआ नहीं है। तो हम लोग सुधार लेंगे ना। अगर डेप्रीसिएशन घटा हुआ है और टैक्स घटा हुआ नहीं है तो कैसे बनाना है? देखो इसको हम लोग मिटाते हैं, ये साइड वाला, इसको देखो बाबू यहाँ से उतार लेना आराम से, है ना। हम इसको इरेज कर रहे हैं, जगह मेरे पास बहुत कम है, इसको इरेज। एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा था मिटा देते हैं, पहले फिर से पढ़ो एक बार।
लिखा था मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा 16 लाख का, इनकम कितना आएगा हर साल 4 लाख, लेकिन ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है, ठीक है। तो इसको डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो वो बिफोर डेप्रीसिएशन बन जाएगा। डेप्रीसिएशन कितना ऐड करना है 10%, ठीक है। और ये जो है, ये जो 4 लाख है ये बिफोर टैक्स है। तो इसका मतलब वो कहना ये चाहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहना वो ये चाहता है कि सर यहाँ से जो मेरा इनकम आ रहा है ना, एनुअल इनकम, वो एनुअल इनकम हर साल आ रहा है कितना, एनुअल इनकम बोलो या कैश इनफ्लो बोलो, जो बोलना है, कैश इनफ्लो जो आ रहा है वो आ रहा है हर साल 4 लाख। लेकिन ये जो 4 लाख है इसमें टैक्स नहीं घटाए हैं लेकिन डेप्रीसिएशन घटाए हैं। तो देखो ये तो सही है ना, पहले सारा खर्चा घटाते हैं, सारा खर्चा घटा के इनकम निकालते हैं। तो सारा खर्चा घटाना है तो डेप्रीसिएशन भी घटाना है, तो डेप्रीसिएशन घटा के 4 लाख आ गया, इनकम आया, लेकिन इस इनकम पे टैक्स नहीं भरे हैं, तो टैक्स भर देते हैं भाई, लेस कर देते हैं टैक्स। और टैक्स तो बोला ही था शायद 40%, तो यहाँ भरिए टैक्स 40%, आई थिंक टैक्स 40% था, हाँ 40% ही है। तो टैक्स 40% कर लो इसका टैक्स अगर करोगे 40% तो 4 लाख का 40% 1,60,000 होता है। तो 1,60,000 माइनस बचा कितना, 2,40,000। ये हर साल का इनकम है, लेकिन इस इनकम में क्या है कि डेप्रीसिएशन भी माइनस किया हुआ है, तो हम लोग उस डेप्रीसिएशन को वापस से ऐड करेंगे। अब बोलोगे सर डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है, तो बच्ची वो निकालना पड़ेगा। देखो भाई डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, 16 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर 10% का डेप्रीसिएशन। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 16 लाख। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई मशीन खरीदे होंगे, कोई प्लांट खरीदे, कुछ तो खरीदे, बिल्डिंग खरीदे होंगे, तो वही तो मेरा एसेट है और उसी के ऊपर डेप्रीसिएशन देना है। कितना परसेंट का, 10% का। कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल 16 लाख का 10% ही होने वाला है। अब ये तो पता है ना कि 2 तरह का डेप्रीसिएशन होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 11th में सीखने का था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि हर साल जो डेप्रीसिएशन होगा वो 16 लाख पे ही होगा। तो 16 लाख का 10% कर लेते हैं। 16 लाख का 10% कितना होता है, 1,60,000। 16 लाख का 10% 1,60,000। तो ये वापस से ऐड कर देंगे और वापस से ऐड करने से मेरा 4 लाख बन गया फिर से। तो ये सही मायने में मेरा जो है वो एनुअल कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, ये सही मायने में है। तो देखो यहां से क्या समझ में आया कि अगर इनफ्लो जो दिया रहेगा, अगर उसमें टैक्स माइनस नहीं किया तो टैक्स माइनस करेंगे और डेप्रीसिएशन को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके मेरा सही वाला एनुअल कैश इनफ्लो आएगा। अब देखो हर साल कितना इनफ्लो आ रहा है, 4 लाख। हर साल कितना इनफ्लो आ रहा है, 4 लाख। और हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 16 लाख। तो तुम ही बताओ भाई कितने सालों में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर हर साल 4 लाख करके रिटर्न आए तो 4 सालों में रिकवर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला जानते ही हो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू। पे बैक पीरियड फॉर्मूला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई कर देते, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना, 16 लाख, बाय एनुअल कैश फ्लो कितना, अभी तो निकाले 4 लाख, डिवाइड मार दो 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में तुम्हारा जो पैसा है सो रिटर्न हो जाएगा। और यही बात देखो यहाँ पे कितना 4 साल दिया भी है आंसर। तो शुरुआत का 3 हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्ची। यहाँ पे फिर से वही है, एनेबल प्रॉफिट है, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है बट बिफोर टैक्स है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ईयर लिखना है, यहाँ पे ईयर में 1 2 3 4 कर लेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ ऑलरेडी, ये लोग प्रॉफिट से बता दिया है कितना कितना है, 1,60,000 है और 2 लाख है ना। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, तुम समझ जाओ। यहाँ पे ये है इतना इतना प्रॉफिट दिया है। और ये कैसा प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। टैक्स घटाने भूल गए, तो हम लोग पहले टैक्स निकालेंगे। टैक्स कितना निकलेगा, तो देखो ना टैक्स का रेट कितना बोला है, 50% टैक्स है। तो 1,60,000 का 50% कितना होता है, 80,000 का टैक्स। यहाँ पे 2 लाख का 50% 1 लाख होता है, तो 1 लाख का टैक्स। तो अब तुम यहां निकालो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रुको 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 रुको, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, सो 1,60,000 में 80 गया, तो फिर 80 बचा, है ना। उसी प्रकार 2 लाख में 1 लाख गया, तो 1 लाख बचा। इस तरह के सबका निकालना है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें क्या करना बाबू, डेप्रीसिएशन जोड़ देना। अलग से एक कॉलम बनाएंगे, रुक जाओ हम बता ही देते हैं। देखो डेप्रीसिएशन इसमें जोड़ना है, तो अलग से एक यहाँ पे कॉलम बना देंगे हम लोग डेप्रीसिएशन के नाम का, डेप्रीसिएशन।
और डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो देखो ना यहाँ पे सब तो बता ही दिया है कि इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का और डेप्रिसिएशन है 20%, और फिर से डेप्रिसिएशन किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ऊपर के जैसा, मतलब 8 लाख का 20% कितना होता है, 8 लाख का 20% यानी कि 1,60,000। इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है, 1,60,000, 1,60,000 सब में लिखेंगे नीचे तक 1,60,000। और इस तरह से अभी सीखे हैं कि डेप्रिसिएशन को जोड़ा जाता है, तो जोड़ लो, यहाँ का 80,000 और यहाँ का 1,60,000, एनुअल कैश फ्लो कितना हो जाएगा, 2,40,000। उसी प्रकार तुम अभी यहाँ भी जोड़ेगी 1 लाख और 1,60,000 जोड़ के 2,60,000, और इसी तरह से तुम्हें सबका नीचे तक निकालते जाना है। जितना साल वहाँ 5 साल दिया है तो 5 साल का हम लोग निकालेंगे। ये क्या आ गया, एनुअल कैश फ्लो। अब निकाल लेना है क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो कहाँ चला गया भाई, इधर है। क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो, जैसे ऊपर में सीखे थे क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो निकालेंगे और फिर देखेंगे मेरा जो पैसा है 8 लाख रुपया वो कितने सालों में वसूल हो जा रहा है। तो बस ये एक होमवर्क में दे रहे हैं, और एक होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे 0.60 लिखा है ना, मतलब ये लाख में है, मतलब ये 60,000 है, ये 80,000, ये 1 लाख, ये 1,20,000 ऐसे है, ठीक है। 5 नंबर होमवर्क में रहेगा और 8 नंबर भी होमवर्क में रहेगा, ठीक है। बना लेना, एक बार चेक कर लेना, देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ पेमेंट पीरियड लगभग खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कुछ बचा है नया, वो हम अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बहुत ध्यान रखो अपना सभी कोई। बाय बाय।